स्वागत है आप सभी लोगों का ज्योग्राफी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के लिए। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर ख़त्म किया था, आज इस लेक्चर में हम उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अरावली पर्वत के पूर्व से बनास नदी और पश्चिम दिशा से कौन सी नदी निकलती है? तो अरावली पर्वत के पश्चिम से लूनी नदी निकलती है, ये हमारा एक डाटा है। दूसरा डाटा भी याद रखिएगा, अरावली पर्वत के पूरब से बनास नदी निकलती है। तो बनास नदी और लूनी नदी दोनों को याद रखिएगा, और लूनी नदी पश्चिम से निकलती है और बनास नदी पूर्व से निकलती है। किसके पश्चिम पूरब से? अरावली पर्वत के। आगे बढ़ते हैं, लूनी नदी कहाँ पर गिरती है? तो जो लूनी नदी है वो कच्छ के रण में जाके गिरती है। कच्छ जो कि आपके राजस्थान में है और गुजरात में है, उसके रण मतलब होता है रेगिस्तान। तो कच्छ के रण में जाके हमारी लूनी नदी गिरती है। लूनी नदी के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है, ये अंतः प्रवाह नदी है, यानी कि ये ज़मीन के नीचे से होकर बहती है और कच्छ के रण में जाके ये लुप्त हो जाती है। इसलिए लूनी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतः प्रवाह है भारत की, इसलिए ये है लूनी नदी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी घाट किस प्रकार का उदाहरण है? तो भारत में दो प्रकार के घाट हैं, एक पूरब एक पश्चिम। तो पश्चिम दिशा को पश्चिमी घाट कहते हैं, जो कि हमारा भ्रंश पठारों का उदाहरण है। तो भ्रंश पठारों का उदाहरण हमारा पश्चिमी घाट है। आगे बढ़ते हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रे कहाँ पर हैं? तो ये जो प्रमुख दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये तीनों दर्रे आपके पश्चिमी घाट पर हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट पर आपके तीन दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। अब इन दर्रों से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये जो दर्रे हैं किसको आपस में जोड़ते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो थाल घाट है वो नासिक और मुंबई को आपस में जोड़ता है, जो भोर घाट है वो मुंबई और पुणे को आपस में जोड़ता है, और जो पाल घाट है वो कोयम्बटूर और कोचीन को आपस में जोड़ता है। तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट किसको आपस में जोड़ते हैं? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। थाल घाट नासिक मुंबई, भोर घाट मुंबई और पुणे, और पाल घाट कोयम्बटूर और कोचीन को आपस में जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं, भारत के पूर्वी तट पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले तट को हम लोग क्या कहते हैं? तो भारत का जो पूर्वी तट है, जिसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला जो बॉर्डर है, तटीय भाग है, उसको हम लोग कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। तो कोरोमंडल तट जो है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो पूर्वी तट है उसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पर तमिलनाडु के बारे में ध्यान रखिएगा, ये तमिलनाडु पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों घाटों पर स्थित है, यानी कि तमिलनाडु भारत के नक्शे में सबसे नीचे है, तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों में आता है। तो ये ऐसा प्रश्न है जो पूरब और पश्चिम, ये तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो पूरब और पश्चिम दोनों में आता है। क्लियर? तो तमिलनाडु के और आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट को क्या नाम है? कोरोमंडल नाम है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी घाट में गुजरात से गोवा का तटीय भाग क्या कहलाता है? तो गुजरात से गोवा का जो तटीय भाग है उसको कोंकण तट के नाम से जानते हैं। तो कोंकण तट कहाँ पर है? गुजरात से गोवा के बीच में है। मंगलौर से कन्याकुमारी का जो तटीय क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? तो ये मंगलौर है, कर्नाटक। यहाँ पर मंगलौर लिख के आया है और आपको यहाँ पर कर्नाटक भी लिख के दे सकते हैं। तो कर्नाटक और कन्याकुमारी कहाँ है? टीएम में है, यानी तमिलनाडु में है। और ये किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं? ये पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पर ये प्रश्न भी लिख के दे सकते हैं कि आपके कर्नाटक से लेके तमिलनाडु के पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? तो कर्नाटक से तमिलनाडु के पश्चिमी घाट को मालाबार तट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी यहाँ पर लिखा गया है प्रश्न, मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय भाग क्या कहलाता है? तो मालाबार तट कहलाता है। तीनों जो तट आपको बताए गए हैं उसको याद रखिएगा। मालाबार तट कहाँ पर है? मंगलौर से कन्याकुमारी। कोंकण तट कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में है, गुजरात से गोवा के बीच में है। और कोरोमंडल तट कहाँ पर है? कोरोमंडल आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तटीय भाग जो कि पूर्वी घाट में आता है, उसको हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पलनी पहाड़ी कहाँ पर है? तो जो पलनी पहाड़ी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो कोडाई कनाल पर्वत पर है। तो कोडाई कनाल पर्वत कहाँ पर है? टीएम में है, यानी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कोडाई कनाल पर्वत है जिस पर पलनी पहाड़ी स्थित है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट
का मिलन बिंदु जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु हैं। और ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो ये हमारे तमिलनाडु में हैं। आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा है। इसको याद रखिएगा, दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ये किस राज्य में है? ये तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अनाईमुड़ी पर्वत, एक मिनट, अनाईमुड़ी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो अनाईमुड़ी की जो पहाड़ियाँ हैं वो अन्नामलाई पर्वत में हैं। और ये अन्नामलाई पर्वत कहाँ पर है? ये आपके तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में अन्नामलाई पर्वत है। अन्नामलाई पर्वत पर कौन सी पहाड़ी है? अनाईमुड़ी की पहाड़ी है। भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा पठार है वो दक्कन का पठार है। छोटा नागपुर का पठार किस नाम से जाना जाता है? तो जो छोटा नागपुर का पठार है वो भारत के रूर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में कौन सा पठार स्थित है? यहाँ पर हम इस प्रश्न को ऐसे भी कह सकते हैं कि अरावली पर्वत और दक्षिण में विंध्य पर्वत के बीच में कौन सा पठार है? तो अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच में मालवा का पठार है। और ये मालवा का पठार कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में है। पूर्वी घाट पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो पूर्वी घाट पर बहुत सारे पर्वत हैं जिसमें एक नाम महेंद्रगिरी का है। तो महेंद्रगिरी पर्वत आपके पूर्वी घाट पर है। और ये किस राज्य में है? ये आपके उड़ीसा राज्य में है। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा और ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक बलाक पर्वत है। तो इससे देखिए एक लाइन से आपके बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। यहाँ पर आपके प्रश्न बनते हैं। दो नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती। इनके बीच में कौन सा पर्वत है? इनके बीच में सतपुड़ा पर्वत है। और सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ये बलाक पर्वत का उदाहरण है। तो एक ही लाइन से आपके 3-4 प्रश्न बनते हैं। नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा पर्वत स्थित है? सतपुड़ा पर्वत स्थित है। यहाँ पर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि सतपुड़ा पर्वत के दोनों तरफ से नर्मदा और ताप्ती नदियाँ निकलती हैं, यानी एक तरफ से नर्मदा और दूसरी तरफ से ताप्ती। और सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? बलाक पर्वत का उदाहरण है। और इस सतपुड़ा पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। और किस राज्य में है? ये एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में है। तो एक ही लाइन से आपके बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में जो नर्मदा नदी बहती है उस पर एक जलप्रपात है जो कि बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। ये किस पर्वतीय क्षेत्र में है? सतपुड़ा पर्वत के पर्वतीय क्षेत्र में है। और किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा नदी मुख जो है वो हुगली नदी का है। ठीक है, तो हुगली नदी का जो नदी मुख है वो भारत में सबसे बड़ा नदी मुख है। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, तो ये आपकी जो गंगा नदी बह के आती है, तो जब ये पश्चिमी बंगाल में पहुँचती है तो पश्चिमी बंगाल में पहुँचने के बाद ये 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है। तो जो धारा आपके बांग्लादेश में जाती है उसको हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। जो धारा पश्चिमी बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है उसको हम लोग हुगली नदी के नाम से जानते हैं। तो हुगली नदी आपकी गंगा नदी की ही एक धारा है जो कि पश्चिम बंगाल में बहते हुए आगे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के विशाल नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से किसका निर्माण हुआ है? तो भारत की विशाल नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। तो जो आपका दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हरियाणा है और आपका पंजाब है, ये सारे जो मैदानी क्षेत्र हैं ये विशाल नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से ही इसका निर्माण हुआ है, यानी हजारों वर्ष पहले। आगे बढ़ते हैं। जब हमारी पवन चलती है, 1-2 हज़ार साल तक पवन चलती रहती है, तो उससे भी मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है। तो पवन द्वारा निर्मित मैदान को किस नाम से जानते हैं? तो पवनों द्वारा निर्मित जो मैदानी क्षेत्र होता है उसको पेनी प्लेन के नाम से जानते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि 1 या 2 साल में ही ऐसा निर्माण हो जाता है। ये हजारों साल तक किसी क्षेत्र में जब पवन बहती रहती हैं तो पूरा मैदान प्लेन हो जाता है, यानी समतल हो जाता है, इसलिए उसको पेनी प्लेन कहते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि भारत की सबसे लंबी नदी भैया गंगा नदी है। ठीक है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है।
भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। आगे बढ़ते हैं, गंगा की उत्पत्ति कहाँ पर होती है, यानी गंगा नदी निकलती कहाँ से है, ये भी सबको पता होना चाहिए। गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है और ये गंगोत्री कहाँ पर है, आपका उत्तराखंड में है। वास्तव में देवप्रयाग में नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। इस प्रश्न का मतलब ये है कि किन दो नदियों से मिलकर गंगा नदी बनती है, तो भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियां देवप्रयाग में आकर मिलती हैं और देवप्रयाग से मिलने के बाद इनकी संयुक्त धारा को हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह इस फैक्ट को याद रखिए कि भागीरथी और अलकनंदा ये दो नदियां देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में है वहाँ पर आकर मिलती हैं, वो इनकी संयुक्त धारा गंगा नदी के नाम से आगे बहती है। आगे बढ़ते हैं, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो ये सबको पता होना चाहिए कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी नदी स्थित है, तो भारत के सबसे दक्षिण का मतलब भारत में सबसे नीचे कौन सी नदी बहती है, तो सबसे नीचे यानी सबसे दक्षिण में बैकाई नदी बहती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं, तो ये अभी हम बता चुके हैं कि बांग्लादेश में जो गंगा नदी बहती है उसकी धारा को हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि मेघना नदी आपके बांग्लादेश से होकर बहती है। ये मान लेते हैं बांग्लादेश है, ठीक है, यहाँ से जब गंगा नदी बहती है तो ये इसका नाम पद्मा हो जाता है। असम से ब्रह्मपुत्र नदी इस बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ये दोनों नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं फिर हमारी एक संयुक्त धारा आगे बढ़ती है, तो इस संयुक्त धारा को हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं, जो कि आगे बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। आगे बढ़ते हैं, मेघना नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो मेघना नदी की सहायक नदी बराक नदी है। ये भी आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है और उसका क्या नाम है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है उसका नाम माजुली है। ये कहाँ पर है, ये असम में स्थित है और ये किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये बहुत ही बार आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका माजुली द्वीप है। किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस राज्य में है, असम में है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। छोटे वीडियो बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप प्रश्नों को रटने के लिए 2-3 बार इस लेक्चर को आप देख सकते हैं। और चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।